Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the channel of Study Pool, and it's Ali Ahmed, and we will discussing about the topic about the chapter of history rise of nationalism in Europe. We had completed the first topic, that is French Revolution and its expansion, and now the second topic is the making of nationalism in Europe. नेशनलिज्म का कैसे बना यूरोप में। पहला हम फ्रेंच एक्सपेंशन पढ़ लिए कैसे हुआ, और दूसरा पढ़ेंगे यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। अब जैसा कि हम जानते हैं, ये मिड सेंचुरी में जो यूरोप था वो कोई नेशन स्टेट नहीं था। अब नेशन स्टेट हम जानते हैं किसे कहेंगे। नेशन स्टेट उसे कहते हैं जिसमें कॉमन हिस्ट्री हो, लिटरेचर हो, इसकी अलग लैंग्वेज हो, और जो गवर्नमेंट बनती हो वो पीपल की एग्रीमेंट से बनती हो, उसी को कहते हैं नेशन स्टेट। लेकिन ड्यूरिंग द 1750 मतलब मिड 18th सेंचुरी में कोई नेशन स्टेट यूरोप नहीं था। अलग अलग किंगडम थे, अलग लैंग्वेज था, अलग कल्चर था, और मोनार्की, ऑटोक्रेटिक मोनार्की वहाँ सिस्टम था। तो उस टाइम पे दो ग्रुप ऐसे रहते थे जो वहाँ फॉल करते थे। एक अरिस्टोक्रेसी रहते थे, एक पीजेंट्स रहते थे। अरिस्टोक्रेसी वो लोग थे जो हाई क्लास वाले थे, हैविंग हाई क्लास, एंड माइनॉरिटी इन पॉपुलेशन हैविंग रिच, लेकिन अमीर रहते हैं, और लैंग्वेज उनकी फ्रेंच रहती है, और माइनॉरिटी इन पॉपुलेशन रहते हैं। उसी तरह पीजेंट्स, और जो सेकेंड ग्रुप रहता है वो पीजेंट, वो किसान रहते हैं जो कि अरिस्टोक्रेसी के खेत में काम करते हैं, एंड मेजॉरिटी इन पॉपुलेशन, they are in minority in population but rich in money, and they are in majority in population and poor in money. And the new group came from both the groups. दोनों के ग्रुप में से एक नया ग्रुप आया जिसे मिडिल क्लास कहते हैं। जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वर्किंग क्लास थे, प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे। तो उनका आइडिया ये था कि हम इस फ्रांस को एक नेशन स्टेट बनाएं, और एक नेशन स्टेट के साथ साथ ऑटोक्रेसी के सिस्टम ख़त्म हो जाए। मतलब जो गवर्नमेंट बने वो मेड बाय द पीपल एग्रीमेंट, हमारे लोग की एग्रीमेंट से बने, हमारे लोग के वोट से बने। तो लिबरल नेशनलिज्म लेकर आया। उसका मतलब लिबरल नेशनलिज्म मतलब क्या होता है? लिबरल मतलब आज़ाद होता है, और नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीयता। तो इसका मतलब ये था कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, एवरीवन इज हैव फ्रीडम इन दिस एरिया इन यूरोप। जितने भी हैं, अब हर एक इंसान एक इंडिविजुअल, हर इंसान की फ्रीडम है। और सेकेंड एक इक्वलिटी फॉर लॉ, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वाइट हो, चाहे ब्लैक हो, या मेन हो या वुमेन हो, ऑल आर इक्वलिटी बिफोर लॉ। लॉ के दायरे में, इन द आइज ऑफ लॉ दे आर ऑल इक्वल। एंड द थर्ड वन इज गवर्नमेंट बाय पीपल एग्रीमेंट, एंड द गवर्नमेंट विल मेड बाय द पीपल्स एग्रीमेंट, not dictatorship, not monarchy. It is just made by the people's agreement. Without people agreement, government will not made. And the fourth one is end of autocracy and clerical privilege. अब सीधी बात, जब गवर्नमेंट जब एग्रीमेंट से पीपल की बनेगी तो ऑटोक्रेसी का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो जो गवर्नमेंट बनेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बनेगी। और क्लेरिकल प्रिविलेज होता, वहाँ पुजारी लोग थे, वो हाई क्लास थे वो। और कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी जो पार्लियामेंट द्वारा बनाई जाएगी। लेकिन इनका लोग की दे हैव डिमांड ऑफ these 5 steps, बट टू प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेप। दो प्रॉब्लम ऐसी थी जो इस चीज़ में दिक्कत हो रही थी। क्या थी? ओनली मेन ऑफ अबाउट 21 एज ऑफ अलाउड टू वोट, जो 21 साल से ज़्यादा के लोग मैन थे वर ओनली अलाउड टू वोट, एंड नॉट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी वाले इंसान नहीं थे, नॉन प्रॉपर्टी मेन एंड वुमेन आर नॉट अलाउड टू वोट, वोट देने के लिए सक्षम नहीं थे। और वहाँ स्टेट टू स्टेट ट्रेड बैरियर था, तो अब देखो 1834 में कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ, इसको प्रशिया ने स्टार्ट किया, और बाकी बाद में और जर्मन बाद में उसको ज्वाइन कर लिए। तो इसमें रिज़ल्ट क्या आया? रिज़ल्ट ये आया कि ट्रेड बैरियर जो था वो ख़त्म हो गया, स्टेट टू स्टेट ट्रेड होने लगा। और करेंसी जो 30 से 2 थी, वो करेंसी जो 30 करेंसीज थी वो रिड्यूस टू 2, जो करेंसी मतलब
जो सिक्के थे या जो गोल्ड कॉइन जो भी थे वो 30 से 2 पे चले गए। और इसके बाद 1815 में कंजर्वेटिज्म आया। अब 4 कंट्रीज आई नेपोलियन बोनापार्टी की किंगडम में और क्या कर दी, क्या कर दी, बाप रे, इसको ट्रिक से याद करें, बाप रे, मतलब ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया एंड रशिया केम एंड किल द भाई को किल, ख़त्म कहानी उनकी। और अब ये लोग नया चीज़ अब क्या के प्रेशर करने लगे, ये मेरा कहे कि भैया आप ख़त्म और ऑटोक्रेटिक रूल शुरू हो जाएगा, मोनार्ची शुरू हो जाएगा और डिस्क्रिमिनेशन भी स्टार्ट होने लगा। और उन्होंने चर्च रूल जो जैसे इन्होंने क्लेरिकल प्रिविलेज को ख़त्म किया था, इन्होंने फिर से एक चर्च रूल वाला सिस्टम ला दिया और सेंसरशिप उन्होंने इम्पोज थोप दिया, इसलिए कि अगर कोई भी उनके अगेंस्ट बोलेगा तो एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। जो भी रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी जो भी उनके बारे में एडवर्टाइज करे वो उनके फेवर में हो, ना कि वो अगेंस्ट में हो। और नो क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट, उनको कोई क्रिटिसिज्म ना करा जाए और ना कोई उनसे डिसएग्रीमेंट किया जाए कि हम इससे राज़ी नहीं है, हमको ये करना चाहिए, जो वो कहें वो करें। तो ट्रीटी ऑफ वीना पास हुआ 1815 में। तो 1815 में हुआ, तो इसमें क्या क्या हुआ, जो बॉर्बन डायनेस्टी जो फ्रांस ने ली थी उसको रिस्टोर हो गया। फ्रांस में जो वो बॉर्बन डायनेस्टी थी उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया फ्रांस में। और स्टेट वॉज सेट ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। तो स्टेट ऐसे इस्टेब्लिश कर दिए गए फ्रांस के ताकि फ्रेंच एक्सपेंशन को फ्यूचर में रोका जा सके। और अब उसमें ब्रिटेन इंगेज नहीं हुआ, लेकिन प्रशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया जो अलग अलग कुछ जगह ले ली, जैसे प्रशिया का वेस्टर्न फ्रंटियर वाली जगह ले ली और रशिया जो है पोलैंड ले ली और ऑस्ट्रिया जो है नॉर्दर्न इटली का पार्ट उसने अनिश कर लिया। और जो जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ जो 39 स्टेट्स, जो जर्मन कन्फेडरेशन द्वारा जो 39 स्टेट्स है जिसको सेटअप किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्टी ने, तो उसको देखा, उसको उसे कुछ नहीं किए, उसको उसी तरह रहने दिए। तो इन नेक्स्ट video we will discuss about the revolutionaries and the topic 3, and please like and share this video if you and share with your friends.